नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी 2025 में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। हेरिटेज साइट्स के रिवाइवल, अंतर्राष्ट्रीय प्रचार और सुविधाओं के विस्तार से ताजमहल, काशी विश्वनाथ और बौद्ध सर्किट में विदेशियों की आवाजाही बढ़ी। सरकार इसे रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि मान रही है। पर्वती अर्गा बर्ड सैंक्चुअरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इस फैसले से जैव विविधता संरक्षण को मजबूती मिलेगी और प्रवासी पक्षियों का सुरक्षित आवास सुनिश्चित होगा। पर्यावरण विभाग के अनुसार इससे अनियंत्रित निर्माण रुकेगा और क्षेत्र में संतुलित इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निराश्रितों, गरीबों और सड़क किनारे रहने वालों के लिए रैन बसेरे, अलाव और कंबल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। लापरवाही मिलने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के आदेश भी दिए गए। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारियों के तहत 8033 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार नकल रोकने के लिए सख्त निगरानी, सीसीटीवी और केंद्र व्यवस्थापकों की तैनाती की जाएगी। परीक्षा संचालन को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नए साल को देखते हुए नोएडा से उत्तराखंड के लिए स्पेशल बसों का संचालन शुरू किया गया है। परिवहन निगम ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। ऑनलाइन और काउंटर दोनों माध्यमों से टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लखनऊ में नवंबर 2025 के दौरान सड़क हादसों में चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार 148 दुर्घटनाओं में 60 लोगों की हुई, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 30% अधिक है। ओवर स्पीडिंग, कोहरा और मोबाइल इस्तेमाल को मुख्य कारण बताया गया है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई। आगरा में अलग अलग स्थानों पर 2 वाहनों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एक कार हाईवे पर चलते चलते आग का गोला बन गई, वहीं एक बस में भी लपटें उठीं। समय रहते यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश तय समय से पहले शुरू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ठंड और कोहरे के कारण बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 30 दिसंबर से यूपी के कई हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। घना कोहरा छाए रहने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। बुलंदशहर में मंदिरों से पीतल की घंटियां चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 96 घंटियां बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से अलग अलग जिलों में मंदिरों को निशाना बना रहा। भीषण ठंड के चलते यूपी के कई जिलों में स्कूल या तो बंद कर दिए गए हैं या फिर उनके समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हालात सामान्य होने पर ही नियमित कक्षाएं चलेंगी। नए साल पर वाराणसी में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए राजघाट पुल पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। पुलिस और प्रशासन ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार किया है ताकि जाम की स्थिति न बने और श्रद्धालुओं को परेशानी। लखनऊ में घने कोहरे के कारण ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई उड़ानें डायवर्ट की गईं, जबकि अनेक ट्रेनों को घंटों की देरी से चलाया गया। यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट लेने और अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई। मौलाना शहाबुद्दीन के बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में 31 दिसंबर की रात नए साल का जश्न मनाना नाजायज है। उनके इस बयान पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। फिरोजाबाद में हाईवे पर हुई फायरिंग की घटना में एक किसान की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार आपसी विवाद के चलते यह घटना हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। कोहरे के कारण हाईवे पर एक टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है।
लखनऊ पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों में ओवर स्पीडिंग और मोबाइल फोन का इस्तेमाल सबसे बड़ा कारण बन रहा है। पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है और लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय नियमों का सख्ती से पालन करें। ठंड और कोहरे की वजह से प्रदेश भर में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लोग सुबह शाम अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव और गर्म पेयजल की व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इससे ठंड और बढ़ने के आसार हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नए साल से पहले काशी में तैयारियां तेज हो गई हैं। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने और घर में रहने की सलाह दी है। प्रदेश में सड़क हादसों में वृद्धि का एक बड़ा कारण शराब पीकर वाहन चलाना भी सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार ऐसे मामलों में मौतों की संख्या लगभग 30% तक बढ़ी है। पुलिस ने नशे में ड्राइविंग के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। साल के अंत तक उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला राज्य बन गया है। धार्मिक पर्यटन, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कनेक्टिविटी को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। सरकार इसे प्रदेश की आर्थिक और सांस्कृतिक सफलता के रूप में देख रही है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार वर्ष 2025 में राज्य में 137 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटक पहुंचे। धार्मिक, सांस्कृतिक और हेरिटेज स्थलों के विकास, बेहतर सड़क और होटल सुविधाओं के कारण यूपी देश में पर्यटन के मामले में पहले स्थान पर रहा। अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज सबसे ज्यादा आकर्षण के केंद्र बने। रबी फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते फसल बीमा करा लें। इससे ओलावृष्टि, पाले या प्राकृतिक आपदा से नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जनवरी महीने में राहत दी गई है। सरकार ने बिजली बिल पर 2.33% की छूट देने का फैसला किया है। इससे घरेलू और छोटे उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। ऊर्जा विभाग के अनुसार यह छूट समय पर भुगतान करने वालों को मिलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अत्याधुनिक आई तकनीक से लैस याक्ष ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए अपराधियों की आवाज और चेहरे की पहचान कर उनका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड तुरंत निकाला जा सकेगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे जांच प्रक्रिया और तेज वस्त्राह ऐप के सटीक होगी। पाल भर्ती 2025 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 7,994 पदों पर संशोधित आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। 29 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्व विभाग ने अभ्यर्थियों से आधिकारिक वेबसाइट पर ही आवेदन करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। विजिबिलिटी कई जगहों पर शून्य के करीब पहुंच गई है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। बरेली, जौनपुर सहित प्रदेश के 8 जिलों में 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। माध्यमिक स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जिला प्रशासन ने यह फैसला छात्रों को कड़ाके की ठंड से बचाने के उद्देश्य से लिया है। प्रदेश में कोल्ड डे और शीत दिवस जैसी स्थिति बनी हुई है। तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है। सुबह और रात के समय ठंड अधिक महसूस की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। घने कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। दिल्ली से लखनऊ आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस कई घंटे की देरी से रात में पहुंची। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक मंदिर न आने की अपील की है। अत्यधिक भीड़ के कारण लंबी कतारें लग रही हैं। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एडवाइजरी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई गई है। नगर निगम और सामाजिक संस्थाएं मिलकर असहाय लोगों को गर्म कपड़े, कंबल और चाय वितरित कर रही हैं। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान पूरे शीतकाल तक जारी रहेगा।
प्रदेश के अलग अलग इलाकों में युवाओं ने ठंड से बचाव के लिए गरीबों को गर्म कपड़े बांटे। स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय युवाओं ने इस मानवीय पहल की सराहना की जा रही है। प्रशासन ने ऐसे प्रयासों को सामाजिक सहयोग का बेहतरीन उदाहरण बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार स्कूली बच्चों को मोबाइल फोन की लत से दूर करने की दिशा में नई पहल शुरू करने जा रही है। इसके तहत स्कूलों में किताबें, अखबार और रचनात्मक पठन को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे बच्चों की भाषा, सोच और सामाजिक समझ बेहतर होगी। राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री खेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करना है। कानपुर में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसानों को प्रशिक्षण देगा। साथ ही बीज बैंक की स्थापना की जाएगी। इससे किसानों की आय बढ़ाने और पोषण सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रयागराज नगर निगम शहर की स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के लिए घर घर गोबर संग्रह की योजना लागू करने जा रहा है। इससे नालियों के जाम की समस्या कम होगी और मोहल्लों की साफ सफाई बेहतर बनेगी। गोबर से जैविक खाद और ऊर्जा उत्पादन पर भी विचार, नालियों के जाम की समस्या कम होगी। उत्तर प्रदेश में 23 बड़े पुलों और 5 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को नाबार्ड से मंजूरी मिल गई है। इन परियोजनाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुधरेगी, व्यापार, उद्योग और आवागमन को गति मिलेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। मेरठ में रोडवेज बस स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं के साथ एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यात्रियों के लिए डिजिटल डिस्प्ले, स्वच्छ परिसर और बेहतर प्रतीक्षालय होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस परियोजना में किसी भी प्रकार का निजीकरण नहीं किया जाएगा। कानपुर रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए विजन 2030 तैयार किया गया है। इसके तहत 150 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की योजना है। इससे यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और औद्योगिक व शैक्षणिक शहरों से संपर्क और बेहतर होगा। अलीगढ़ में 14 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सदन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। नए साल में इसका लोकार्पण किया जाएगा। इस भवन में प्रशासनिक बैठकों, कार्यक्रमों और जनप्रतिनिधियों की गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शामली जिले के एक किसान ने एक ही खेत में 3 फसलें उगाने के साथ 800 पॉपुलर के पेड़ लगाकर मुनाफे का नया मॉडल तैयार किया है। यह मॉडल अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रहा है और कृषि विविधीकरण की दिशा दिखा रहा है। बीएचयू में पीएचडी प्रवेश से जुड़ा गतिरोध समाप्त हो गया है। विश्वविद्यालय ने कृषि क्षेत्र में नए एमएससी कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे छात्रों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। शामली से गोरखपुर तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से प्रदेश के पूरब और पश्चिम का सीधा संपर्क स्थापित होगा। इससे पुवाया क्षेत्र और बरेली मंडल के इलाकों में विकास की रफ्तार बढ़ेगी और व्यापारिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। मेरठ दिल्ली रोड के चौड़ीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए लगभग 70 दुकानों और भवनों का अधिग्रहण किया गया है। प्रभावित लोगों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में निर्माणाधीन एनएससीसी अकादमी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह अकादमी युवाओं को सैन्य अनुशासन और प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इससे सेना और सुरक्षा बलों में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को लाभ मिलेगा। सिफी और टाटा सन्स के शीर्ष अधिकारियों से मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात में प्रदेश में निवेश को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। एआई हब और डेटा सेंटर स्थापित करने पर फोकस किया गया, जिससे यूपी को तकनीकी निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की योजना है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के तहत नाम जुड़वाने का एक और अवसर दिया गया है। निर्वाचन आयोग 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने पर जोर दे रहा है। बीजेपी प्रदेश संगठन 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर काम कर रहा है। इसके तहत 2026 पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं से संपर्क अभियान तेज किया गया है। संगठनात्मक मजबूती और बूथ स्तर की तैयारी पर विशेष जोर है। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जातीय राजनीति पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंकज चौधरी ने कहा कि संगठन और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं। उन्होंने संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय के जरिए पार्टी को मजबूत करने की बात कही।
प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है। लखनऊ में सिंधी समाज अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए भव्य आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, संगोष्ठियां और सामाजिक संवाद शामिल होंगे। गोरखपुर महोत्सव इस बार तकनीक से सजा होगा। आगंतुकों का स्वागत AI आधारित रोबोट करेंगे, जो इमोशन सिस्टम के जरिए भाव भी व्यक्त करेंगे। यह आयोजन युवाओं और तकनीक प्रेमियों के लिए खास आकर्षण बनेगा।